मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम। और आज का सवाल सबीन से ही है सिर्फ, और ये है बस मेरा दिल चाह रहा है, मेरी मर्जी, मेरा सवाल मेरी मर्जी। पूछ लें। सवाल ये है सबीन, जब भी आप कोई ड्रेस डिसाइड कर रही होती हैं, कलर कैसे डिसाइड करते हैं? अच्छा मुझे इस कलर का ड्रेस पहनना है, कलर डिसाइड करती हैं या आपको होता है अच्छा ये कट या ये स्टाइल? आई थिंक कट और स्टाइल मेरे लिए ज्यादा मैटर कर रहा होता है। रंग मैटर नहीं मेरा करते। अपना एक स्टाइल, हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है। दूसरा मेरा अपना एक स्टाइल है कि आई गो फॉर सिंपल ड्रेसेस लाइक सॉलिड्स में एंड यू नो प्लेन ड्रेसेस एंड लॉन्ग शर्ट। सो ये मेरा एक स्टाइल है जो मैं हमेशा से कैरी करती आती हूँ। नाज़रीन को पता होगा ऑलरेडी कि किस तरह से। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सबीन ने कहा है ना कि नहीं कलर मैटर नहीं करता, अगर सबीन की वार्डरोब में कोई देखे, इसमें झलक देख लेना, तो आपको उसमें क्या नजर आएगा? डार्क पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, शॉकिंग पिंक, पिंक प्लस, पिंक माइनस। अच्छा नहीं, मैंने ऐड कर दिया इसमें कुछ। आई लाइक वाइब्रेंट कलर्स ना, थोड़े से जो स्टैंड आउट करते हो कलर। लेट्स सपोज पिंक हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया। सो आई लाइक दिस कलर्स। और ये स्क्रीन कलर्स हैं, और बड़ा कम होता है कि स्क्रीन पर लाइट कलर जो है वो सूट करते हो। डिपेंड्स ऑन योर सेट पे लाइट्स एंड एवरीथिंग। सो आई बिलीव कि मुझे खुद पर्सनली मुझे पसंद भी थोड़े से वाइब्रेंट डार्क कलर्स हैं, और इसी तरह से जो है ना वो जब वाइब्रेंट कलर्स हो तो अच्छा लगता है। चलिए आप बताएं जी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? और आप कोई भी ड्रेस सिलेक्ट करते हुए उसके स्टाइल और कट पे जा रहे होते हैं, उसके फैब्रिक पे जा रहे होते हैं, या कि उसके कलर पे जा रहे होते हैं? तो आज हमने सोचा कि आपके सामने ये सवाल भी रख छोड़ते हैं। आगे बढ़ता है प्रोग्राम में, और आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी हैं, और वो अच्छी खबरें खेल के मैदान से हैं। मुख्तलिफ कंपटीशन से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो पहली खबर आई थिंक सबीन आप शेयर करें कि क्या खबर आपके पास? बिल्कुल जी, बड़ी ज़बरदस्त खबर है, और सोशल मीडिया पे ऑलरेडी परसों से इसकी धूम मची हुई है। नूर दस्तगीर पाकिस्तान की पावर लिफ्टिंग स्टार, उन्होंने जनाब जो 120 प्लस कैटेगरी होती है उसमें उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। 400 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने स्क्वाट्स किए हैं। 400 kg, आई मीन कम ऑन। लेकिन नूर दस्तगीर है तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो ताइवान के बेसिकली यंग पीयू इनका नाम है जी, इन्होंने 380 किलोग्राम का वज़न उठाकर स्क्वाट्स किए थे, और ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया था। लेकिन नूर दस्तगीर ने लास्ट टाइम जो है वो 370, इससे पहले जो ताइवान से पहले जो 370, एंड देन ताइवान के इस जो एथलीट है इन्होंने 380 जो है वज़न जब उठाया था, तो वो उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा। तो अब दोबारा जो है नूर दस्तगीर ने रिकॉर्ड वापस लिए 400 kg जो है वो स्क्वाट्स उन्होंने किए हैं वजन उठा के। सो मेरा ख्याल है ये इतनी मजे की खबर होती है कि कैसे, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन, हमसे देखिए कार्ड नहीं उठाए जा रहे, पता नहीं कितने उम्र में हो जाता है, कितने ग्राम के, पता नहीं किलोग्राम तो बड़े दूर की बात है। लेकिन वी आर सो प्राउड ऑफ यू नूर दस्तगीर। अगर ये शो देख रहे हैं, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, कोई भी अगर ये शो देख रहे हैं, तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। उस इलाके के हवाले से भी, और आई एम श्योर कि वहाँ पर भी जश्न का समा जरूर होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एवरीवन ऑफ अस प्राउड, नो डाउट, हर पाकिस्तानी के लिए ज़रा प्राउड मोमेंट है। अच्छा एक और खबर भी है हमारे पास, वो भी खेल के मैदान से ही, और वो खबर है हमारे पास इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप और अंडर 18 कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद साकिब ने ज़बरदस्त धूम मचाई है जनाब, और गोल्ड मेडल अपने नाम के। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप जो जकार्ता में हुई है, और उसके तहत मोहम्मद साकिब जो है उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम लिया है अंडर 18, और उसमें 52.2 kg की कैटेगरी है। इसमें काज़ाकिस्तान की खिलाड़ी को उन्होंने शिकस्त दी है और ये टाइटल अपने नाम किया है। और ये जो मुकाबला था दोनों के दरमियान 3 राउंड्स तक जारी रहा, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड था बिल्कुल वन साइडेड रहा, टिकने नहीं दिया इन्होंने अपने हरीफ को अपने सामने, और ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है, एंड दैट्स हाउ उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अच्छा इस चैम्पियनशिप में 63 ममालिक के 600 से ज़ायद एथलीट्स ने शिरकत की थी, और मोहम्मद साकिब ने इसमें लिया है जनाब गोल्ड मेडल। और इससे पहले भी अगर हम देखें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और एथलीट्स जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया, कुछ और कैटेगरीज भी थी, जैसे कि -93 यानी 93 किलोग्राम से कम वाली कैटेगरी भी, और +93 भी, 93 kg से प्लस की जो कैटेगरी है उसमें महमूद कमाल है पाकिस्तान के, इन्होंने 2 कांसे के तमगे जो है अपने नाम के दोनों कैटेगरीज में। तो प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस।
हमारे एथलीट्स Exactly. शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो हमारे नौजवान किसी से कम नहीं है, और जाहिर सी बात है इसी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अवेल कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़े। अच्छा, आप लोग जो हमें देख रहे हैं, आप हमें बताएं आपका क्या पैशन है, अपने इलाके में आप क्या खेलते हैं, आपके इलाके का कौन सा खेल है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। सो उस हवाले से भी हमें ज़रूर बताएं, और उस खेल के रूल्स क्या होते हैं। बाज़ औक़ात खेल का नाम शुएब डिफरेंट होता है, वो हम देख रहे होते हैं कि कुछ नाम डिफरेंट होता है और हम कहते हैं अच्छा रूल्स वही हैं, लेकिन शायद नाम हर इलाके के लिहाज से वेरी कर रहा होता है। सो आप हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या खेलना पसंद करते हैं, और स्पेशली अगर आप खेल के मैदान में आगे जाना चाहते हैं तो आपने क्या गोल सेट किया हुआ है, वो कौन सा खेल है जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे प्राउड फील करवाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। उसके अलावा आज हम प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है, तो कल से एक जुमला जो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक है, दैट इज़ कुछ पैशंस को लेकर जो बात होती है कि इज़ इट अ पैशन और अ फैशन। तो वो केटो से मुतालिक चूँकि सभी कल बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको इस पे अप्लाई करता हूँ। किचन गार्डनिंग एक मौजू हमारे सामने कई सालों से हम इस पर ध्यान भी दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। स्पेशली शहरी इलाकों में जब हम देखते हैं कि ज़मीन यानी कम होती है, या फॉर दैट मैटर आपके घरों में जो भी थोड़ी बहुत स्पेस होती है आप उसे यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। वो बैकयार्ड है, वो आपका टेरेस है, वो आपका लॉन है, रूफटॉप है, यस, आप उसे यूटिलाइज कर रहे और होते हैं। अब तो पहले हम कहते थे गार्डन होना चाहिए, प्रॉपर गार्डन, उसके बाद आप गार्डनिंग शुरू करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके पास अगर थोड़ी सी भी स्पेस है तो स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। सो बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, आपके क्या तरीके हैं आप हमें ज़रूर बताएं, लेकिन आज हम वो तरीके और जो सीखना चाहते हैं तो वो जुड़े रहिए हमारे साथ। राइजिंग पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन करेंगी जो कि अपने किचन गार्डनिंग से मुतालिक टिप्स भी आपको देंगी और पूरे प्रोसेस से मुतालिक समझाएंगी। और स्पेशली हम बात करेंगे इस मौसम से मुतालिक भी कि इस मौसम में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, इज इट अ गुड वेदर टू स्टार्ट विद या नहीं, या इंतजार किया जाए। करेंगे बात इस पर, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज का मौजूद है किचन गार्डनिंग, और किचन गार्डनिंग से जुड़े बहुत से लोगों के लिए भी सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर बंदा अपने अपने अंदाज से किचन गार्डनिंग कर रहा होता है। एंड फॉर दोज हु वांट टू स्टार्ट कि चलें हम भी आगाज़ करते हैं, जो भी हमारे पास स्पेस है उससे यूटिलाइज़ करते हैं और वहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ उगाते हैं। कोशिश करते हैं जो पॉट्स में उग सके। अगर हमारे पास थोड़ी सी लैंड है, बिल्कुल थोड़ा सा लॉन है, तो उसको हम यूटिलाइज करें। रूफ टॉप है तो उसे यूटिलाइज करें। अमूमन क्या हो रहा होता है, एक बड़े स्केल पे जब हम देख रहे होते हैं कि आपको ग्रोथ ज़्यादा चाहिए होती है सब्जियों की, फलों की, तो हम क्या करते हुए देख रहे होते हैं कि केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं सो दैट ज़्यादा ग्रोथ हो सके, ज़्यादा हम मुनाफा कमा सके। बट ऑब्वियसली वो जो केमिकल्स ऐड किए या वो जो मेथड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते, सो ऑब्वियस सी बात है जो सब्जी जो भी हम प्रोडक्ट उसका खा रहे होते हैं वो सारी चीज़ें हम भी कंज्यूम करें जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। इसमें एक चीज़ है पानी, ताज़ा पानी से काश्त की गई सब्जियां, चूँकि अक्सर हम ये भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना कि अनट्रीटेड वाटर जब आपने दिया फील्ड्स में, तो उसकी वजह से जो भी सब्जियां उगी वो हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हैं। तो जब हम घर में उगा रहे होते हैं ज़रा हमें पता होता है कि उसका जो सोर्स है पानी वो ताज़ा साफ़ पानी है, तो हमें तसल्ली भी होती है। बट इट्स नॉट दैट ईजी। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सबीन, अगर हमने कहीं जाना हो फॉर एग्जांपल फॉर अ वीक और सो, तो पीछे कौन उन सब्जियों का ख्याल करेगा? सही बात है, वैसे ये भी एक बड़ा मसला ज़रूर है। लेकिन आज हम ज़रा ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग के हवाले से बात करते हैं कि किस तरह से हम सब्जियां ऑर्गेनिक जो है वो उगा सकते हैं। अब मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात यह है कि जो ऑलरेडी आप सब्जियां उगा रहे हैं, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आता है तो हमारे माइंड में यही आता है कि ठीक है जी घर की सब्जी है, घर का फल है, तो वो बस ऑर्गेनिक है जिसको हम इस्तेमाल करें। लेकिन नहीं, वो जो मेथड है क्या क्या हम उसके अंदर इस्तेमाल करें, जिस तरह शुएब ने ऑलरेडी पानी का भी जिक्र किया, एंड ओवरऑल किस तरह से हम उसको खाद वगैरह क्या इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली। सो आज इस सवाल से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नजमा शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम का तजुर्बा ना सिर्फ किचन गार्डनिंग में, इससे पहले एज एन एजुकेशन भी तजुर्बा है इनका, उन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नजमा साहबा, कैसे आई किचन गार्डनिंग की तरफ? ये शौक था या आपको एक एहसास हुआ कि नहीं ताज़ा सब्जियां होनी चाहिए और ख़ुद कोशिश करती हूँ? कैसे आपने स्टार्ट किया? है तो क्लीशेड जवाब, लेकिन ये कि ये मैं टीनेज से कर रही हूँ। मेरे वालिद को बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो हमारे घर में जो हमने बचपन से देखा, हर किस्म का फल, और उस वक्त खुशकिस्मती से जो घर हमारे पास था उसमें काफ़ी जगह थी खाली, तो उन्होंने हर किस्म की सब्ज़ी, हर किस्म का फल, मतलब पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं ना
वो सब हमारे घर में होती माशाल्लाह। थी और माशाल्लाह सब ताज़ा आती थी। तो वो चूँकि देख के बड़ी हुई और गार्डनिंग का शौक़ मुझे था उस वक्त भी। मैं जो घर के हेल्पर्स थे उनके साथ मैं टीनेज में भी उनके साथ बाहर सफाई में, और मुझे कीड़े मकोड़े जानवर बहुत पसंद हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी जब हम अंदर से पत्ते निकालते थे ना, उसमें वो छोटी छोटी छुपकलियाँ होती थी जिसमें सिल्वर और ब्लैक स्ट्राइप्स होती थी। तो मैं उस वक्त बड़ा फैसिनेट होती थी। मेरे शौक ज़रा डिफरेंट हैं। मुझे फैसिनेट होती जैसे थी, मैं परेशान हो रही हूँ बातें सुन सुन। देखिए, कुदरत से अगर आप करीब रहें ना तो आप इतनी चीज़ें समझ सकते हैं। आप किसी एक चीज़ को लेके उस पर चंद सेकंड भी गौर करें, एक कीड़ा, एक फूल, एक पत्ता, आप उस पर बहुत टाइम गुजार सकते हैं अगर आप उसको समझें और अप्रिशिएट करें। सुभान अल्लाह, अगर आप उसकी कुदरत को देख के जब कहते हैं ना, सवाब तो उसका अलग है ही, लेकिन आप वाकई में इतना फैसिनेट होते हैं अल्लाह ताला की हर क्रिएशन पे, तो वो डर खौफ फिर रहता नहीं। मुझे इसी तरह सांप भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप तो इसी बहुत वजह खतरनाक से मैं वो सोच है रही हूँ, नहीं अभी कैसे-कैसे मेरे पास शौक कोई पाले हुए। नहीं, लेकिन ये कि उसमें ख़ास बात, मेन पॉइंट यही है कि अल्लाह ताला की कुदरत है और प्लस इकोसिस्टम है हमारा, उसमें हर हर चीज़ का हिस्सा हर चीज़ का है। हिस्सा है। को एग्जिस्ट करते हैं और यही हम सबको सीखना भी है। किचन गार्डनिंग, अच्छा आई किचन किस तरह गार्डनिंग से? जी, इस तरह से कि वो चूंकि मैं करती थी और फिर मुझे यही शौक था कि हर चीज़ घर में हो। इवन अपने बच्चों को भी मैं जो खाने पीने की चीज़ें देती थी ना, मैं तो कोई जेली कोई चीज़ भी मैं बाज़ार से नहीं लेती थी कि सब घर में बने। तो उसमें घर की सब्जियां, जो जायका घर की सब्जियों का और जो उनका बिहेवियर कुकिंग में होता है ना, वो अलग वो है। बाजार की सब्जियों बड़ा का हो ही नहीं डिफरेंट होता है। सकता। ऑर्गेनिक और फिर किचन गार्डनिंग, ऑर्गेनिक का जो है वो ये है कि ये अब हम सबको इतनी अवेयरनेस हो गई है कि जितने ज़्यादा हम केमिकल्स किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़, उर्दू में हम इसको नामियाती कहते हैं कि ऑर्गेनिक जब हम चीज़ें बनाते हैं तो उसमें अननेचुरल कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। जो खाद, जैसे मेरे घर में जो भी गार्डनिंग होती है उसमें गोबर की पुरानी खाद, सही, जो ब्लैक गोल्ड उसको हम कहते हैं एक्चुअली, लेकिन वो ताज़ा खाद नहीं जिसमें स्मेल आ रही हो और उसमें कीड़े भी नज़र आ रहे हैं आपको। 1.5-2 साल उसको छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल ड्राई पाउडरी हो जाती है। तो उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो आपको नुकसान कोई नहीं पहुंचाते, आपको फ़ायदा ही उनसे मिलता है। और जो जायका सब्जियों का अपना डेवलप होता है ना, वो कुदरती चीज़ों से होता है। बिल्कुल। और दूसरा, हम घर में खुद खाद तैयार करते हैं। हम जो पुराने गार्डनर्स हैं कि एक गमला, ये कम से कम जगह में भी हो सकता है, एक बड़ा गमला, एक ड्रम अगर आपको है, अगर जगह इतनी नहीं है तो उसमें आप तह बतह सारी सब्जियां जो घर का नॉर्मल वेस्ट है, ऑमलेट भी बनाते हैं तो प्याज कटती है, टमाटर कटता है, मिर्चों के बीज निकलते हैं, अंदर अंडे का छिलका तो इज़ अ बिग सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, और केले के छिलके और बहुत सी ऐसी चीज़ें। हम कितना वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसको बचाएं और उसको ज़मीन का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल, और वो चीज़ जब रिसाइकल हो जाती है तो वो इतनी कीमती चीज़ बन जाती है। इसी तरह अभी आप पानी का जिक्र कर रहे थे ना, तो पानी अब हमने ये तरीका निकाला है कि हम बारिश का पानी स्टोर करते हैं। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी, एग्जैक्टली। अब हम में से कुछ लोगों ने ऐसे टैंक्स घर में रख लिए हैं जिसमें घर के परनालों का पानी उसमें जमा होता है, फिर वही पानी हम इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो पानी की बचत है और दूसरा ये कि कुदरती चीज़ मिल रही है ना, वो वो बिल्कुल फिल्टर वाटर की तरह होता है, उसमें सारी न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं कुदरती तौर पे। दो पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली इसके अंदर हो सकते हैं। एक तो ये कि चलें ठीक है, हम पानी बचा रहे हैं, जो कि इस वक्त हम सबका, मैं कहती हूँ, एक फ़र्ज़ है हमारे ऊपर कि हम किस तरह से अपने कुदरती वसाइल को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। एट द सेम टाइम जो हम पोल्यूशन ऑब्वियसली हमने क्रिएट की हुई है, इसी से तो आप देखें, हम अक्सर अब बात कर रहे होते हैं ना कि बारिश भी वैसी नहीं रही, तो जाहिर सी बात है ये पोल्यूटेंट्स हैं जो हमने अपने इन्वायरमेंट को ख़राब किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वही बारिश का पानी है जो आकर जो है हमारे ऊपर बरसता है। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ जो है, जो आपने बड़ी प्यारी बात की कि हर चीज़ देखिए इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक करना भी चाहते हैं, लेकिन चलें हम मैक्सिमम अपनी कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जब हम जैसे पौधों पे कीड़े तो आते ही हैं, ये भी तो सिस्टम का हिस्सा है ना, उनके खाने पीने का, लेकिन उनको ना मारने के लिए बहुत हौसला चाहिए। आप इस चीज़ को समझें कि उनका कुदरत की हर क्रिएशन में शेयर है, अगर वो पत्ते खाएंगे तो उनका लाइफ साइकिल बनेगा। अब हम लोग जैसे जो
कैटरपिलर्स जिनसे बनते हैं ना, कुछ तो होते हैं नुकसानदेह कीड़े, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं। दालचीनी का पानी बना के डालते हैं, मिर्चें लहसुन जो है उनको ब्लेंडर में डाल के पानी मिला के उसको करते हैं। अब सिर्फ एक थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक ये होता है कि उसके लिए ज़्यादा पेशेंस चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिक सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें कंटिन्यूसली 3-4 दिन करना पड़ेगा। तो लोगों को बहुत आसान लगता है कि बाज़ार से एक दवाई लाएं, उसका स्प्रे कर दें, लेकिन उसका नुकसान उसका इतना लॉन्ग लास्टिंग है। वो वाले कीड़े भी मर जाते हैं जो कि फ़ायदेमंद होते हैं। Exactly. दूसरा वो हिस्सा बन जाता है आपकी उस आउटर सरफेस है किसी भी फ्रूट के, और फिर वो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, जितना मर्जी वॉश करें बट समहाउ वो रह जाता है। बिल्कुल रह जाते हैं। आप देखें ना, अब वो सेब जो आपको बहुत शाइनी नज़र आता है, अगर उसको आप वॉश करेंगे ना तब आपको पता चलेगा वो स्लिप कर रहा होता है ना हाथ से। और वो सेब आप हफ्तों बाहर रखें वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि उस पर कोटिंग हो चुकी है केमिकल की। ये एक्चुअली ये मुझे नहीं थी इतनी समझ, मेरी वालदा ने मुझे अलर्ट किया। अच्छा, वैसे जो सही सेब होता है जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, वो कितने टाइम तक रह सकता है खराब हुए बगैर? वो मेरा ख्याल है कि हफ्ता, तो इस मौसम में तो हफ्ता 10 दिन आराम से निकल जाएगा। अच्छा, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जो आप सब्जियां आप उगाती हैं और जो बाहर से सब्जियां आती हैं, टेस्ट में आपने कितना फ़र्क देखा? बहुत फ़र्क है बेटा, बहुत फ़र्क है। और उसका जायका ना, अगर आप साथ पका के भी देखें ना अलग अलग, और जो चीज़ हम पकाते हैं ना घर की उतरी हुई, वो गलने में चंद मिनट लगते हैं। और मैं तो किसी सब्ज़ी में पानी का एक कतरा भी नहीं डालती, उसका अपना पानी इतना निकल आता है और वही उसके जायके को एनहांस भी करता है। तो उस लिहाज से ये बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब जो हमें इस वक्त देख रहे हैं नाज़रीन, थोड़ा गाइड अगर करें जो स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो रूफ टॉप से करना चाह रहे हैं, चाहे थोड़ा सा उनके बैकयार्ड पे थोड़ी सी स्पेस है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं, गैलरी है, यानी उनके पास उस वक्त ज़मीन नहीं है, वो हार्ड लैंड है, तो उसमें वो कोई प्लास्टिक कंटेनर्स उसमें बैग्स लगाकर स्टार्ट करना चाहें, पॉट्स में करना चाहें, व्हाट आर द सस्टेनेबल ऑप्शंस? ये सारे ऑप्शन सस्टेनेबल हैं, डिपेंड करता है आपके पैशन की स्ट्रेंथ कितनी है। और आप कितने पेशेंस है। गार्डनिंग इज द अदर नेम ऑफ पेशेंस। ये पेशेंस भी सिखाती है, बहुत ज़रूरत है फिर तो सबको इसकी। बहुत ज़्यादा। लेकिन वो जो ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस है ना, कि आपने एक बारीक सा बीज, राई के दाने को आप पहचानते हैं, कई चीज़ों के बीज जो हैं एक राई के दाने में कम से कम 10-15 आ जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ इट, कि फिर वो कुदरत का काम है ना कि आप वो बीज बोते हैं, फिर वो उगता है इतना सा पौधा, और फिर वो बड़ा होता है, फलदार दरख्त बनता है या सब्ज़ी देने वाला पौधा बनता है। तो वो जो आपके अंदर एक ग्रेटिफाइंग फीलिंग आती है ना कि सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की शान है कि हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं। तो हम यूँ शुरू कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कम जगह है तो आप मिट्टी के छोटे गमले में या प्लास्टिक के कंटेनर, जैसे ये सब्ज़ी फ्रूट के जो खाली क्रेट होते हैं, मैंने रूफ टॉप पे फुल फ्लैश गार्डनिंग की हुई है। एक तो देखें, घर में कोई भी सब्ज़ी जो 10 इंच से ज़्यादा गहराई वाली कोई भी नहीं होती, इवन बड़ी सी मूली भी होना वो 10-12 इंच से ज़्यादा नहीं जाती। तो वो इतने बड़े कंटेनर में, अब उसका एग्जैक्ट साइज़ मेरा ख्याल है फुट होता है, उसकी हाइट नहीं है। आई थिंक वो 2 फुट उसकी लेंथ है और 1 फुट उसकी चौड़ाई और 1 फुट उसकी हाइट होती है। बिल्कुल। अब उसके अंदर बिछाने के लिए आप प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, या ये आटे के थैले और इस तरह की जो वो आती है ना बोरियां, उनको साफ़ करके तो उनको खोल के उसकी एक लेयर दे दें, बेस पे चंद सुराख कर लें। ठीक है। अब उसके बाद आती है मिट्टी की कंपोजिशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जिस पे लोग गौर नहीं करते। एक और पॉइंट इसके साथ रिलेटेड ये है कि अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं ना, तो जब तक आप अपने हाथ से मिट्टी वगैरह हैंडल नहीं करेंगे ना, तो आपको वो फीलिंग भी नहीं मिलेगी, आपकी मोहब्बत उस तरह नहीं बढ़ेगी मिट्टी से, और फिर आपका रिजल्ट भी उस हिसाब से। देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर आप तरीके से, अच्छे तरीके से आप लेकर चलना चाहें, एंड एट द सेम टाइम आपकी वो अपनी मेहनत हो और आपको ये पता हो कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो आपने खुद उगाई है और वो आपने ऑर्गेनिक तरीके से उगाई है, तो एक सेटिस्फेक्शन अपनी जगह होती है। जाहिर सी बात है, पूरा प्रोसेस हम छोटे से सेगमेंट में नहीं बता सकते थे, बट जितनी चीज़ें हम कवर कर सकते थे हमने की। आप अपने एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें कि आप क्या किचन गार्डनिंग करते हैं, और अगर आप करते हैं तो आप क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्ट करें, यू लर्न। थोड़े से फेलियर्स होंगे, बट नो मैटर व्हाट, आप स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एंड देन अपनी स्टोरीज हमसे शेयर करें कुछ टाइम के बाद, जब आपकी सब्जियां उगे, स्टेप बाय स्टेप हमसे चीज़ें ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस।
लेक्चराइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह का मौसम चल रहा है, इनफैक्ट मुझे तो देख के सभी कहते होंगे और मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कैसे गला ख़राब हर थोड़ी देर के बाद, खांसी का आ जाना, एंड देन आप ठीक हैं, आप बीमार नहीं हैं, लेकिन आपके गले में खराश और ये सारे मामलात हम देख रहे हैं। अच्छा, अब हर घर में हम देख रहे हैं जिस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बिकॉज जब बारिशें नहीं हो रही होती तो खुश्क जो सर्दी होती है, स्पेशली जब सर्दी अब आ रही है और प्रॉपरली भी नहीं आ रही। दिन में हम देखते हैं कि एक अलग मौसम होता है, सुबह के टाइम पे एक अलग मौसम है, शाम में अलग और फिर रात में शदीद ठंड होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ हम इस वक्त मैदानी इलाकों के पर्सपेक्टिव से बात करें, बट ऑब्वियसली जो पहाड़ी इलाके वहाँ पर तो प्रॉपर सर्दी आ चुकी है और कहीं कहीं पर तो बर्फ़बारी भी इस वक्त हो रही है। अभी जो खुश्क सर्दी है ये किस तरह से हमारे बच्चों को मुतासर करी है, ये किस तरह से इम्पैक्ट इसका हमारी हेल्थ के ऊपर हो रहा है, आज ज़रा इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसी पर हमें ज्वाइन किया है माहिर अमराज़ अतफ़ाल डॉक्टर बुशरा आदिल साहिबा ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कि आपके पास, बहुत शुक्रिया, आपके पास भी इस वक्त ज़्यादा पेरेंट्स कंसर्न के साथ आ रहे हैं कि बच्चे बीमार हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी एंड अदर वायरल्स एज वेल। जिस तरह हर साल हम देखते हैं कि विंटर के आगाज़ में स्पेशली मैदानी इलाकों में जहाँ पर हम देखते हैं कि बारिश थोड़ी सी लेट हो जाती है और फिर लोग कहते हैं कि चूँकि खुश्क सर्दी है तो उसका इम्पैक्ट है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं तो आप सबकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने सही वक्त पे ये टॉपिक कॉल आउट करवाया है, क्योंकि आजकल जिस तरह की क्लिनिक्स में पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर पेरेंट्स की एंजाइटी, क्योंकि स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे, सुबह पेपर्स स्टार्ट हो गए और सुबह सुबह जब बच्चे उठाना जो है ना, सबसे मेन काम होता है कि पूरा इन्वायरमेंट जो होता है ठंडा होता है, स्पेशली पेरेंट्स ही देखें उनके हाथ ठंडे होते हैं, कैसे बच्चों को उठाते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो और इन्फेक्शन जो है मुख्तलिफ़ तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के फॉर्म में भी आते हैं और एलर्जीज़ के फॉर्म में भी आते हैं, क्योंकि ये ठंडा जो वेदर, ड्राई वेदर जैसे आपने बात की, तो उसमें जो है ना हमारा क़ुव्वत मदाफ़त जो है, बेसिकली इम्यून सिस्टम, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम जो नॉर्मली जो हमारा फाइटिंग मैकेनिज़्म है वो थोड़ा सा स्लो काम करता है, तो बच्चे जल्दी एक्वायर करते हैं इन्फेक्शन। वैसे तो एडल्ट भी करते हैं, लेकिन एडल्ट के कंपैरिजन में बच्चे ज़्यादा जो है ना इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं। स्कूल की वजह से भी बच्चों से कांटेक्ट हो रहा होता है, फिर बिल्कुल इस तरीके से बच्चा घर लेके आता है उस वायरस को और फिर आप आसपास देखते हैं सबको। हाँ, इवन ये ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जिनकी मम्मा वर्किंग होती हैं, ठीक है, पेरेंट्स वर्किंग, तो वो डे केयर में बच्चों को छोड़ देते हैं, तो डे केयर के एनवायरनमेंट से, क्योंकि आपके पास हर बच्चा वहाँ पे होता है, आपको नहीं पता होता किसका कौन सा सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है, लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना ज़रूरी कि उस इन्फेक्शन में बच्चों के साथ क्या एहतियाती तदाबीर भी हैं और किस तरह से उन अलामतों को पहचाना जाए, तो फिर इजी हो जाएगा। और पेरेंट्स जिस तरह से रश करते हैं डॉक्टर के पास, ज़रूरी नहीं कि हर थोड़े बहुत इन्फेक्शन में रश किया जाए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शंस जो हैं मोर देन 90% दे आर वायरल इन नेचर। तो हम इस पर ये बात भी करते हैं सबीन कि कब पेरेंट्स को परेशान होना चाहिए कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है अपने बच्चे को लेकर, और कब आप घर में ही थोड़ी बहुत उसकी केयर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताएं कि जब भी बच्चा बाहर से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, खेल कर आ रहा है, डे केयर से आ रहा है, सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले देखें ना, पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चा बाहर से आ रहा है, पूरे इन्वायरमेंट से, प्लेग्राउंड से, हर चीज़ से आप जो है ना मीन्स के एक्सपोज होके आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, जैसे ही घर पे एंट्री होती है तो एटलीस्ट हाइजीन जो होती है, बेसिकली जो पर्सनल हाइजीन होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, जिसमें ना सिर्फ आपकी पर्सनल सेल्फ आ जाती है, आपकी इन्वायरमेंट की हाइजीन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो उसमें आपका बेसिकली हमने यही करना होता है कि जो भी आपके बाहर जैसे स्कूल के होते हैं, फ़ौरन से यूनिफॉर्म चेंज करवा के आपकी हैंड हाइजीन और डेली बात, क्योंकि ज़्यादातर विंटर में ये देखा गया है हमारे पास जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो वो चाहे वो न्यू बॉर्न, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी न्यूनेटोलॉजी भी है, तो चाहे वो न्यू बॉर्न भी हो, लोग 15-15 दिन तक बच्चों को नहलाते नहीं हैं, बात नहीं दिलाते, कहते हैं कि ठंड ज़्यादा है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेली बात एक हाइजीन का मेन हिस्सा है, जिससे आप 10,000 बीमारियाँ, 10,000 जरासीम। क्या बाकी बच्चों को ठंड नहीं लगती? ये भी थोड़ा सा, क्योंकि मिथ्स है काफ़ी सारी और हम डर रहे होते हैं, और बच्चों को वाकई 3-3, 4-4 दिन, और हम ये देख रहे हो सर्दियों में हफ्ते के बाद नहला रहे होते हैं। देखिए, ठंड लगना और ना लगना, देखिए पानी का इस्तेमाल कौन सा है, ये थोड़ी कि आप ठंडे वेदर में आप कोल्ड पानी इस्तेमाल करें, यू नीड टू
पहले आपने एनवायरनमेंट की बात की, ह्यूमिडिफायर क्रिएट होना चाहिए ना, आपको ड्राइनेस उसकी कम करनी है, मॉइस्ट स्पेस क्रिएट करना है, ठीक है। साथ में आपने वार्म वाटर करना है जिससे आपने बच्चे को नहलाना है। तो आपकी सराउंडिंग अगर ठीक होगी, जब आप बच्चे को नहलाएंगे तो ठंड का सवाल नहीं है। तो आप उससे क्या करेंगे, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। जो एक परेशानी होती है ना, ठंड लगेगी, तो वो ठंडा पानी, तो उनका बेसिकली ये होना चाहिए पेरेंट्स को कि ठंडा पानी यूज़ ना करें, वार्म वाटर यूज़ करें, ठीक है। तो उससे वो इजी डेली बात। और हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन जो हम कहते हैं कि जैसे पेरेंट्स के लिए खाना बनाने से पहले भी हैंड हाइजीन ज़रूरी है, तो बच्चों के लिए उनको पता होना चाहिए कि अब मैंने खाना खाना है, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं हर वक्त हर चीज़ पे, चाहे वो टोडलर्स हों, छोटे बच्चों, हाथ लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो इनविजिबल वायरसेस हैं वो एनवायरनमेंट में हैं, वो सराउंडिंग सरफेसेस पे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ वो हाथ लगाएंगे दे विल गेट द जर्म्स, ठीक है। तो इस वजह से ज़रूरी है हर चीज़ को करने से पहले यू नीड टू वॉश योर हैंड। ये प्रैक्टिस इतनी कॉमन होनी चाहिए कि उठते बैठते एक होता है, ऐसा भी नहीं कि हर वक्त, बट आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, उठ रहे हैं या खाना बनाने जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो आपने हैंड हाइजीन, बिकॉज हैंड इंटरचेंज, आप हाथ में लाएंगे 10 जरासीम आपको भी दे देंगे, दिस इज वेरी पास करेंगे, बिकॉज इट्स ट्रांसमिटिंग ना, बिकॉज दीज आर द इनविजिबल वायरस जो नज़र नहीं आते। तो इसीलिए हैंड हाइजीन, डेली बाथ एंड द एनवायरनमेंट ह्यूमिडिटी जो क्रिएट करनी है। अच्छा, अब ऐसी कौन सी अलामात बच्चे में जाहिर हों तो फिर आपको, आपकी राय में कि कुछ घर में केयर कर लें, और कब आपको लगता है कि नहीं आप घर में केयर ना करें, काम ख़राब हो चुका है या होने वाला है, तो डॉक्टर के पास पहुंच जाएं? जी गुड। देखें बेसिकली ज़्यादातर जैसे हमने कहा कि इन्फेक्शंस में हमारे पास जो है ना अपर रेस्पिरेटरी भी होते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी भी होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी में जैसे हम शुरू करते हैं मोस्ट कॉमन फ्लू एंड कोल्ड, ठीक है, तो उसकी भी कुछ अलामतें होती हैं। जैसे सिंपल आपके पास बच्चा है छोटा, बुखार के साथ आ गया, गले की खराश के साथ आ गया, खांसी के साथ आ गया, नज़ला, नाक बह रही है, नाक बंद ही नहीं हो रही, खांसी रात को इतनी कि रात को उठ जाते बच्चे खांसी करते, ठीक है, सोर थ्रोट हो रहा है, ठीक है, फेरेंजाइटिस से, टॉन्सिलाइटिस से, बच्चा खाना पीना बच्चे का इनटेक कम हो गया, बच्चा डल हो रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, दीज ऑल आर द सिम्टम्स, ठीक है, जो कि मोस्टली हमने कहा कि ज़्यादातर मोर देन 90% दीज आर द वायरल इन्फेक्शन जो कि अपर रेस्पिरेटरी हैं, ठीक है, और उनको ज़्यादातर बेसिकली जो है हम सेल्फ लिमिटेड कहते हैं। इनिशियली 1 to 2 days में दे आर वर्सन, लाइक के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, लेकिन ऑन द 3rd day वायरल की यही निशानी है कि वो बेटर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप जस्ट वेट, माइल्ड सिम्टम्स हैं, ठीक है, ज़ाहिर पेरेंट की एंजाइटी, कोई भी अपने बच्चे को इतनी तकलीफ़ में, चाहे वो हल्का नज़लाई क्यों ना हो, वो परेशान हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे हैं इसलिए टू रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ द पेरेंट्स, कि जब माओ को ये परेशानियाँ आती हैं तो वो कैसे उनको हल कर सकती हैं। बहुत बच्चा बीमार हो जाता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, फौरन डॉक्टर के पास लेके मत जाएं, और अगर आप लेकर भी जा रहे हैं, बिकॉज आप सिचुएशन को एज ए पेरेंट बहुत बेहतर वहाँ पर समझ सकते हैं कि किस टाइम पर बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाने के भी जा रहे हैं, तो जस्ट अवॉइड एंटीबायोटिक्स, जिस तरह से वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, और इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब घर में, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो हमें पेरेंट्स सुन रहे हैं, हम घर में कुछ कहवों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, शहद का इस्तेमाल, कुछ लोग जिंजर। बिल्कुल, मैं अभी इसी पे ही बात करूंगी। एग्जैक्टली, देखें बेसिकली हमने कहा ना कि यस वायरल दे डोंट नीड एंटीबायोटिक की या कफ सप्रेसेंट की, जो उमूमन बच्चों, छोटे बच्चों को भी यंगर एज में भी कफ सप्रेसेंट दे दे जो कि हार्मफुल है। तो बेसिकली हमारा क्या मकसद है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, ठीक है, पेरेंट की एंजाइटी कम करनी है, और साथ में बच्चे का जो डिस्कम्फर्ट है उसको कम करना है। तो जो मेडिकेशन अलो है उसके लिए भी ज़रूरी कि जस्ट पैरासीटामोल टू रेस्ट, ठीक है, और उसकी डिस्कम्फर्ट कम करे, एक तो आप वो दे सकती है, अदरवाइज़ कोई मेडिकेशन नहीं। हाँ, बूस्ट करने के लिए अगर बच्चा आपका 1 साल से बड़ा है तो थोड़ा सा हनी दे सकती हैं, कावा दे सकती हैं, ठीक है, और आपकी बेसिकली जो मेन न्यूट्रिशन डाइट है उसमें आपकी हेल्दी स्नैक लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। इसमें पेरेंट्स का ये कि बच्चा खाता ही नहीं है, तो इट्स वेरी नॉर्मल कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में बच्चे की इंटेक कम होगी। तो आपको उसमें रीइंफोर्स करना है, मेक श्योर करना है कि बच्चे का जो फ्लूइड इंटेक है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जूसेस में, यखनी में,
ठीक है, Okay. सिंपल प्लेन वाटर, सिप्स ऑफ वाटर करके वो हाइड्रेट, कीप देम हाइड्रेटेड। जितना वो हाइड्रेट करके रखेंगे उतना इम्यून सिस्टम आपका तो सब यखनी रिस्पॉन्स कितनी करेगा। इम्पोर्टेंट है सर्दियों के हवाले से ओवरऑल भी अगर हम देखें कि हम पहले से ही जो प्रिकॉशंस लेते हैं ना कि हम बीमार ना हो, हमारी बॉडी फिट रहे, तो कहते हैं मटन की यखनी सर्दियों में बड़ी इंपॉर्टेंट होती देखिए है या उसमें फिर बस एग्जैक्टली प्रोटीन्स है ना, तो आपके लिए वैसे इसका कोई ऐसा साइंटिफिक रोल नहीं है कि मैं कहूँ कि उसका डायरेक्टली रिलेशन है। Okay. बट ऑब्वियसली आप जब ये घर पे चीज़ें बनाते हैं, घर पे करते हैं, तो हाइजीन आ जाती है और साथ में प्रोटीन है। बाहर के स्नैक खाने से, बाहर की यखनी या बाहर की जूसेस से, तो वो जो है ना जंक में शामिल आपकी होता है, तो immunity boost करता है basically. यस, तो मेन जो इम्यूनिटी में बेसिक है वो आपकी बैलेंस एंड हेल्दी न्यूट्रिशन है, जो स्टार्ट आप घर से करती हैं। क्योंकि आजकल विंटर्स में कितने कलरफुल फ्रूट्स, बिल्कुल वेजिटेबल्स, तो आप अगर बच्चों को वो देंगे उस जब डिजीज़ में, तो वो इजीली ले लेंगे, छोटे बच्चे भी ठीक और है। बड़े भी। डॉक्टर साहब, एक जो चीज़ हम कर रहे होते हैं, मैं चाहूँगी इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। मैं खुद भी जानना चाहूँगी कि जब फ्लू होता है तो अब ये पहले तो कह रहे होते थे जी माल्टे मत खाएं आप, कि आपको फ्लू हो रहा है, आपको ज़ुकाम हो रहा है या थोड़े से आपको सिम्टम शो हो रहे हैं, लेकिन अब वो कहते हैं जी उसमें विटामिन सी होता है, yes. सो आप वो लाजमी खाएं। क्योंकि कुछ लोगों का जो फ्लू होता है वो बिगड़ भी जाता है वो खाने से, तो इज़ इट रिकमेंडेड या विटामिन सी किसी और फॉर्म में लिया जाए? नहीं, विटामिन सी के लिए आप बेसिकली जो भी नेचुरल फ्रूट्स हैं सब खा सकती हैं। देयर इज़ नो एनी सिंगल कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये मिथ्स हैं कि आप ना खाएं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल कोई भी चीज़ अगर आप बिल्कुल ठंडी करके खाएंगी तो ऑब्वियसली इट विल इरिटेट योर थ्रोट। तो माल्टे खाएं, ठंडे करके ना खाएं, धूप में बैठ के और खाएं। खट्टे ना खाएं, खट्टे ना, वो आपकी लक है कि खट्टे आए हैं, मीठे आए हैं। हाँ, बेसिकली यही है, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, Right. ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं और है। सब कि आपके पास पेरेंट्स आते हैं और आते साथ कहते हो आपको कि मेरा बच्चा बीमार है, को टीका लगा दें। बिल्कुल सर, ये एक कॉमन प्रैक्टिसेस जो हमने भी देखी है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं ना कि काफ़ी लेट भी आते हैं, तो इनिशियली जब हम वो बैकग्राउंड देखते हैं तो उसमें कहते हैं कि हम गए थे किसी भी हॉस्पिटल में, किसी ने हमें टीका लगा दिया। बेसिकली वो टीका क्या है जो बच्चे को इतनी जल्दी जो है ना ठीक कर दे, तो वो हमने क्लियर किया हुआ है, अवेयर भी करते हैं लोगों को। दैट्स बेसिकली द स्टीरॉइड्स, और वो डायरेक्टली स्टीरॉइड, क्योंकि हमारा जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो देयर इज़ अ इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है, तो वो टीका वो लगाते हैं जो हमें पता है स्टीरॉइड इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वो उस सोजिश को फ़ौरन से कम कर देता है, तो बच्चा अच्छा फील करता है, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली रिजॉल्विंग। दिस इज़ द कॉमन प्रैक्टिसेस। तो प्लीज़ काइंडली हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बताना चाहेंगे कि जैसे ही कोई भी इलनेस होती है, जस्ट ट्रीट एज अ वायरल, कुछ दिन तक ठीक हो जाएगी। अलार्मिंग साइन होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे का वो फीवर जो 5 दिन से ज़्यादा ले जाए, बच्चा बिल्कुल कुछ खा पी ना सके, बच्चा निडाल हो रहा है, डल हो रहा है, आपको लग रहा है कि नाउ इट्स वरीसम, तो आप फ़ौरन से पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के पास जाएं, और उसकी जो ज़ाहिर है फिर कुछ इन्फेक्शन ऐसे जो बैक्टीरियल है जिनको पिक करने के लिए यू नीड टू गो टू द डॉक्टर। आई वाज अबाउट टू आस्क कि देखें, जब आपने खुद कह दिया कि 90% जो आपकी बीमारियां इस मौसम में हो रही हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की स्पेशली, वो वायरल अटैक्स हैं, वो वायरल बीमारियां हैं, तो उसमें अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो यकीन जाने को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि उससे सप्रेस हो रहा है, आप बेहतर हो रहे हैं, तो वायरस ने वैसे ही 2-3 दिन बाद बेहतर होना शुरू कर देना होता है। ऐसा ही है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स तो इस्तेमाल नो एंटीबायोटिक्स, इट्स अ बिग नो। इट्स बिग नो। हाँ, लेकिन अगर 5 दिन से ज़्यादा बुखार है, या फॉर दैट मैटर अगर आपको लगता है, डॉक्टर बता रहे हैं आपको कि सिम्टम्स अब ऐसे हैं कि इट कुड बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो मे बी टेस्ट, मे बी उसकी हिस्ट्री लेने से डॉक्टर को बेहतर पता है कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपको एंटीबायोटिक लेनी है, अदरवाइज आपने नहीं लेनी। बच्चे को थोड़ा सा आप कहें कि फाइन, थोड़ा सा रिलैक्स, खुद भी पैनिक ना करें। बाज़ वक़्त बच्चे ज़्यादा बीमार इसलिए भी फील कर रहे थे क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो पैनिक करना शुरू हो जाते हैं। तो आप पैनिक ना करें, बच्चे को स्ट्रेस ना दें। जितना बच्चे का स्ट्रेस कम होगा, एक एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं, मेंटली रिलैक्स रखें, तो बच्चा खुद ही जो है वो उसकी इम्यूनिटी गेन होती रहती है। प्लीज बच्चे को डेली बात दें। लेट मी ऐड दिस, क्योंकि मैंने देखा है सभी ने अपने आसपास भी कि वो मतलब आप हफ्ता कह रही हैं, वो पूरा महीना नहीं नहलाते, कहते नहीं ठंड लग जाएगी और नहीं नहलाना नहीं है और बाहर बहुत ठंड है। डॉक्टर साहब ने क्लियरली बताया तो एक डेली बात, हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ठंडे पानी से आप उसे नहलाना शुरू कर दें। एक दिन के बाद आप बच्चे के हाथ अच्छी तरह वॉश कराएं। सर्दियाँ क्योंकि ऐसे इलाके के लोग भी देख रहे हैं जहाँ पर शदीद ठंड होती है, एंड ऑब्वियसली ख्याल करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो उसमें ज़रूरी है कि एक दिन के बाद आप बच्चे को बात ज़रूर दे दें। इस मौसम के पर्सपेक्टिव से साथ साथ बच्चे की हाइजीन का, हाथ धोना, मुंह धोना, ब्रश करना, इन चीज़ों का ख्याल जरूर रखें। डिपेंडिंग ऑन द किड्स। फॉर एग्जांपल एक ठंडे इलाके का बच्चा जा रोज बाहर रहा है, नहलाओ फिर उसको।
सही बात हाँ, है अगर वैसे। रोज नहीं जा रहा बाहर तो फिर ठीक है, इट्स फाइन। और समय थैंक यू वंस अगेन। Thank you. इसी के साथ हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। मुझे तेरा ख्याल ही बहुत है। चल पगली, मुझे पता है तेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की डिजिटल मेगा ऑफर पे मिले 200 GB डेटा तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद नजर में सबसे बड़ा जुर्म क्या है? आपकी हुक्म अजूली सरकार। शाबाश, तुम वफादार होने के अलावा होशियार भी हो। जवान तीरे प्यो दी अखा एडियां नहीं होंदियां जिदियां तू समझ बैठी। छेती दस किथों आई? ओए जानी तू फिक्र ना कर, इन्हों इस भेड़ का मुल बड़ा महंगा पेगा। ओ 10,000 रुपया कितने जेड़ा तू ताजर दी जेब तक के हासिल की दस। तुम्हारा इंतखाब गलत था। इस बहरूपी ने प्रिंस बनकर हम सबको धोखा दिया।
बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जब कहते हैं ना कि किसी को कोई बात समझ ना आ रही हो तो आपको फिर अपने तरीके से या फिर उनके तरीके से चीज़ को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नए तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो चाहे आप बच्चों को समझा रहे हो या फिर जाहिर सी बात है आप तरीका जब बदलते हैं तो आप कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका अपनाएं कि सबको बात समझ आना शुरू हो जाए। और ये जो बेड़ा जिसने उठाया है ना वो है जी निगार नज़र साहिबा। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इस वक्त रिलेट कर सकते होंगे, समझ सकते होंगे, क्योंकि काफ़ी मरतबा हमने उनसे बातचीत भी की है। हर वक्त एक नए प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही होती है। उनका कार्टून कैरेक्टर जो है गोगी वो काफ़ी फेमस है। अच्छा, अब गोगी की अगर बात करें तो वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार है, लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमेशा आगे रहती है और लोगों को बताती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। डिफरेंट जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनको हाईलाइट करती है। एट द सेम टाइम जो क्लाइमेट इशू है उसके बारे में बात करना, जो क्लाइमेट चेंज हम बात कर रहे होते हैं, जिस तरह हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे, सो गोगी उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करती है। एब्सोल्युटली। तो आज हम जानेंगे गोगी आजकल क्या कर रही है। तो जो बात हमने निगार नज़र साहिबा की पाकिस्तान की पहली खातून कार्टूनिस्ट, आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन उन्होंने किया है। कैसी हैं आप निगार साहिबा? बहुत अच्छी, शुक्रिया बुलाने का। आपके आने का शुक्रिया। अच्छा, बैग बड़ा प्यारा, साथ मग्स और मैंने मैचिंग से मग्स हैं। exactly. तो मुझे बताएं निगार साहिबा गोगी क्या कर रही है आजकल? कहाँ से शुरू करूं? गोगी बहुत कुछ कर रही है। मेरा ख्याल है जो पहले तो हमने बहुत सारा काम बता भी दिया और अब ये बात बहुत अच्छी है कि एवरीबडी नोज कि गोगी ने क्या किया है। इस वक्त किन प्रोजेक्ट्स पे जो मोस्ट रीसेंट था वो तो था बसेस का प्रोजेक्ट, जिसमें 5 बसें क्लाइमेट चेंज पे बनाई गई और जो उसमें पैगाम था वो यही था कि अगर आप मौसम की तब्दीली को कम करना चाहते हैं तो वो वाले काम करें जो कि दरख्त लगाने के या पानी बचाना, मेनली पानी। तो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर जो आपके पास कार्टून भी है इस वक्त मेरे पास भी, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं जल्दी से इसके ऊपर बड़ी प्यारी चीज़ लिखी हुई है वो ज़रा हम पढ़ के भी बताते हैं कि ये देखें कितने प्यारे इसके ग्राफिक्स हैं, ऑलरेडी काफ़ी इसको अट्रैक्टिव, लेकिन इसके ऊपर लिखा बड़ा ज़बरदस्त है, पानी बचाओ ज़िंदगी बचाओ। ठीक है, ये इसका टाइटल है। हमारे बुज़ुर्ग दरियाओं में पानी देखा करते थे, हमने बोतलों में ख़रीदा है पानी। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली नस्लें पानी को सिर्फ आंसुओं की सूरत में देखें या फिर कुछ यूँ हो जाए। खुदारा खुद भी पानी बचाएं और दूसरों को भी ताकीद करें। सो ये इसी तरह के जो मैसेजेस होते हैं वो देने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन इसमें लेक्चर के बाद जो कार्टून है ना वो बहुत पॉपुलर हुआ है। यानी गोगी पानी कैसे बचा रही है, एक सीढ़ी के ऊपर 3 बच्चे बिठा दिए और ऊपर से शावर कर रही है। हाँ। तो वो एक ही दफ़ा में तीनों बच्चे नहा रहे हैं, जिसकी अभी आप बातें भी कर रहे थे कि रोज़ नहलाना है। पानी नहीं है तो फिर ये तरीका है कि रोज़ नहलाएं आप और एक और कम पानी से भी नहला सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी जी। अच्छा, वो चाहे हेल्थ है, वो चाहे एजुकेशन है, वो चाहे एम्पावरमेंट है, ज़रा गोगी उस पर बात करती है, हमें नज़र भी आती है। कैंसर से मुतालिक भी कुछ काम चल रहा है गोगी का। व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? इट्स KCK, किलिंग कैंसर काइंडली। ओके। उसमें हमने ये डिवाइस किया है कि 12 महीने के लिए 12 कॉमिक बुक्स होंगी जो कि बच्चों को इस चीज़ से रूशनास कराएंगी कि कैंसर तो हो गया है लेकिन अब इसको हैंडल कैसे करना है, कोप कैसे करना है। और उसके बाद एनिमेशन अलहदा होगा क्योंकि सब बच्चे तो नहीं पढ़ सकते, तो वो एनिमेशन में ये सारे पैगामात आएंगे और ये इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। बल्कि हमें बताया गया है कि ये अमेरिका और इंग्लिश स्पीकिंग मुल्कों में भी, बरतानिया में ये यूज़ किया जाएगा। तो हमें ज़्यादा अब मोटिवेशन हुआ है और उसके ऊपर बहुत ज़ोरों में काम हो रहा है। तो ये तो है एक चीज़, लेकिन हमने इंसान नहीं यूज़ किए इतने। गोगी है ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा उसका ट्रॉमा कम करने के लिए हमने बड़े क्यूट से जानवर बनाए और बच्चे बनाए हैं कि वो कैसे इसको समझ रहे हैं, क्या होना है उनके साथ और किस तरह उनको सेंसिटाइज किया जाएगा। ये तो एक चीज़ हुई, लेकिन कुछ हल्का फुल्का भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। उसके लिए ये हैं जो हमें बहुत अरसे से कहा जा रहा था कि भाई ये बार्बी, ये डोरा, ये सब बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ अपना हमारा कोई नहीं है कैरेक्टर। ऐसे ठीक है, हमने बनाने शुरू किए, कंप्यूटर बैग से शुरू किया कि जो कि सबसे ज़्यादा यूजेज में आता है स्पेशली स्टूडेंट्स को। तो इसमें हमने ग्राफिक्स बना के एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि लिव द लाइफ, कम ऑन। हाँ, मतलब उम्मीद रखें, कोशिश करें, पॉजिटिव रहें। तो इसके साथ मैचिंग मग भी, क्योंकि चाय और कॉफ़ी तो ज़रूर। और बड़ा प्यारा है, मैं चाहूँगी इसका ज़रा क्लोजअप बना दें हमारे कैमरामैन इस वक्त जो देख रहे हैं कि काइंडली इसका क्लोजअप बनाए। इतना खूबसूरत सा मैसेज है और ये ग्राफिक्स है। देखिए, जो हम कार्टून्स की बात कर रहे होते हैं ना, बच्चों को एजुकेट करने के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। सो ये जो, हाँ, इससे पहले जो भी हमने आपको दिखाया वो जो ग्राफिक
ग्राफिक्स हम कहते हैं ना कि मैचिंग मैचिंग बड़ा प्यारा है, सो उसके साथ वाला भी ये देखें जी, लिव लाइफ लिखा है, बैग भी लैपटॉप बैग एंड देन साथ उसका गोगी और मुंह में फूल है शुएब। हाँ, गोगी फूल लेके भाग रही है और गोगी कह रही है कि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे मत रोको, मैं उड़ना चाहती हूँ। एग्जैक्टली, विमेन एम्पावरमेंट, सही है ना। और ये वाला चाय उड़ के गई हैंडल में चली गई। अरे वाह। सो ये भी मज़े का है। इसके साथ एक कार्टून बहुत अरसा पहले मैंने बनाया था और वो कार्टून ही को हमने रिप्रोड्यूस रिसाइकिल करके उसका एक नया पहलू बनाया। अगर उसमें चली गई कि वो कार्टून क्या था तो मैं बता ही देती हूँ। ये दोनों ख़वातीन हैं, बेगम साहिबा हैं, जो गोगी के साथ चाय पी रही हैं और कह रही हैं कि मैं तो अपने लड़कों को कभी भी काम नहीं करने देती, हत्ता कि मैं उनका होमवर्क भी खुद ही करती हूँ। स्कूल वाला होमवर्क, ये काम भी ना करने दें सो ये भी ना हो बच्चों को जी। तो ये इसके साथ भी और बहुत सारे हमारे डिज़ाइंस हैं, बैग्स के, कप्स के, कुशन्स के, इवन की चेन के, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी जो हम और अगला काम कर रहे हैं वो है एक बुक, कलरिंग बुक, जो अगेन छोटे बच्चों के लिए है और उसमें वो कहलाएगी मेरी कल्चर की डायरी। और उस कल्चर में हम पुराना कल्चर, वो पंखे, वो जो हम पग बांधते हैं, बच्चे विरसे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये साफा होता है, कैसे बांधते हैं, होता क्या है। तो वो मेरा पहला पेज जो आज आपको मैं दिखा रही हूँ, प्लीज जी, हम चाहेंगे स्क्रीन पर दिखाएं भी। यस, क्योंकि आज पहली बार हम यहाँ से शेयर करेंगे, उसके बाद उसकी और चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता उसके काफी पेजेस होंगे, कलरिंग बुक होगी। क्योंकि दैट्स वो ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा हर उम्र में करता है और पसंद भी करता है। तो वो उसमें जो ऐसे दादाजी जो है ना सर पे पग बांध रहे हैं और पूरा बैकग्राउंड हमारा अपना रिच कल्चर का है। वो जो चारपाई है उस पर भी वो जो होते हैं ना पेंटेड पाए, वो हमने सामने रखे हैं, हमने मटके रखे हैं, हमने शेल्फ्स रखी हैं, हमने बर्तन रखे हैं, ताकि बच्चे जब उसको कलर करेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ ये हमारा विरसा है। अच्छा, इस पर तो हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ और पिक्चर्स भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं। जब बस के प्रोजेक्ट के मुतालिक आपने बात की निगार साहब, और उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि कुछ और प्रोजेक्ट हैं। चाहिए तो द सेम बस वाला प्रोजेक्ट ही है, चूँकि बहुत से प्रोजेक्ट्स पे आपने रिसेंटली भी काम किया, अदरवाइज कई सालों से आप माशाल्लाह काम करती भी आ रही हैं। मैं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन जो आपने कहा कि फर्स्ट पेज दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, और उसमें जिस तरह साफा बांध रहे हैं और वही एक हमारा कल्चर जिससे बच्चों को हमें जोड़ना भी है, एक कार्टून के थ्रू, एक मैसेज के थ्रू बच्चों को जोड़ना भी है उस कल्चर के साथ, एंड अगेन एट द सेम टाइम उनको समझाना भी है जैसे साफा गर्मी में कितना इंपॉर्टेंट होता है, गर्मी से बचाता है, धूप से बचाता है, लेकिन हमारे बच्चे ठीक है, नहीं पता था ना, मॉडर्न की तरफ जा रहे होते कि मॉडर्न चीज़ें हमारे पास आ गई, हम उनको अडाप्ट करें, बट एट द सेम जो आपने बात की ना हमारा विरसा, तो ये इसको लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। निगार साहिबा, कितना इम्पैक्ट अभी आप देख रहे हैं, ज़ाहिर है माशाल्लाह आप तो इतना अरसा अब हो गया कि आप काम करिए और काफ़ी ज़्यादा आपने इम्पैक्ट इसका देखा भी होगा, बट अब जो हम कह रहे हैं यही जो जनरेशन है इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, क्या वाकई मुश्किल है? नहीं, अगर आप दिलकश तरीके से समझाएं तो मुश्किल नहीं है। आप रंग बिरंगे कार्टून्स दिखाएं, आप उनको एनिमेशन दिखाएं, यानी लिंक रखें मॉडर्न गैजेट्स के साथ, उनको उसी आईपैड पे दिखाएं कि हमारा क्या है, हम कौन हैं और हमें फ़ख्र होना चाहिए इस चीज़ पे। और इसीलिए मैंने जो कलरिंग बुक है जो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए है, इवन बड़े बच्चे, मैं एंजॉय करती हूँ कलर तो उसमें मैंने अपना विरसा, अपना कल्चर, अपना उसकी अक्कासी की है। मसलन दादी हैं तो वो चूड़ियाँ पहना रही हैं और इन चीज़ों से बच्चों को वाकिफ़ कर रही हैं जो कि हमारी हैं। जो इसीलिए तो स्पेन में तक जब बात गई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यहाँ एग्जिबिशन करें, और उन्होंने कहा कि हमें 100 कार्टून चाहिए। गोगी वेस्टा हिस्पाना। यस, और इसके पीछे देखिए क्या हो रहा है। अरे वो गुब्बारे तो उधर से गुब्बारे आ रहे हैं और इधर से कैक्टस के कांटे आ रहे हैं। यस आगे क्या होगा, यानी उनमें 100 कार्टून्स में से इन्होंने ये वाला इंतखाब किया इसका, कि ये मुंतखब करके उन्होंने कवर पे लगाया। अच्छा, इसमें एक और भी, परदेस चलो मगर तरीके से, ये भी एक प्रोजेक्ट था। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है। ओके, कि भाई तरीके से जाएं वरना आप किश्ती में उलट भी सकते हैं। एग्जैक्टली, लीगल वेज जो हैं उनको इस्तेमाल करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निगार साहिबा, इतने खूबसूरत, जाहिर सी बात है, ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप
कवर पेज ही जब आप देख रहे हो बुक का तो वो बड़ा मैटर कर रहा होता है कि बुक अंदर से पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए। सो बड़ा ज़बरदस्त आपका काम हमेशा से हम देखते भी आ रहे हैं और हमारी कोशिश होती है जितना काम हम प्रमोट करें। हम क्या प्रमोट करें, हम एजुकेट होते हैं खुद यहाँ पे बैठ के भी, और जाहिर सी बात है अपनी ऑडियंस को भी एजुकेट करने की पूरी कोशिश भी कर रहे होते हैं। इसी तरह से काम करती रहें हमेशा, पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंटरनेशनल लेवल पे भी और बहुत आगे जाए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। टैलेंट की बात करते हैं। टैलेंट की कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई जेंडर नहीं, कोई एज नहीं। और ऐसे में आज हमारे साथ एक बड़े ही टैलेंटेड ऑफिसर मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि एक हिंदू असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर तैनात हुए हैं। फैसलाबाद में इनकी तैनाती हुई है। ताल्लुक़ इनका बदीन से है। मैट्रिक तक बदीन से तालीम हासिल की, फिर सिंध यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की और इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने बैचलर्स किया। इन मुकाबले का इम्तिहान देना और फिर आगे बढ़ते बढ़ते अपने टैलेंट को मनवाना और अभी एज ASP तैनात होना। तो आज हम उनके सफ़र से मुतालिक भी बात करेंगे। इनकी इस जर्नी में क्या हर्डल्स, क्या चैलेंजेस, कैसे इन्होंने ओवरकम किया, कैसे आगे बढ़े और क्या रूटीन आजकल चल रही है, क्या करना चाहते हैं आफ्टर वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म। तो आज हमें राजेंद्र मेघवार साहब ने ज्वाइन किया। राजेंद्र साहब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सही चल रही ज़िंदगी? जी फर्स्ट। यूनिफॉर्म के बाद सबसे पहले काम क्या किया आपने? यूनिफॉर्म में जो रूटीन के मामलात होते हैं हमारी ड्यूटी से रिलेटेड वो तो चलते आ रहे होते हैं और अदर देन दैट यस यही चल रहा है। राजेंद्र एक सख्त ASP है? नहीं सख्त तो नहीं हूँ लेकिन आई एम जस्ट एन ASP। अच्छा, नहीं वो एक होता है ना कि स्ट्रिक्ट होते हैं ज़्यादा रूल्स के मामले में, कि बड़ी रोबदार सी पर्सनालिटी होती है, तो आप वैसे बड़े मासूम से ही लग रहे हैं। नहीं रोबदार तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ड्यूटी से रिलेटेड भी और बाकी सारे मामलात होते हैं, उनको उसी तरह हमने लेके चलना इम्पोर्टेंट होता है। सोचा था कि यही बनना है मुझे, हमेशा से यही गोल सेट किया था जो कि अचीव कर लिया? नहीं, हमारा ये होता है ना, पहले तो यही जहन में होता है कि कैसे भी करके एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। हाँ। तो वो हो जाता है। उसके बाद हम पहले भी होता है यकीनन कि कौन सी सर्विस में आपने जाना है, लेकिन शुरू में जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं या आप इंटरमीडिएट कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम यू डोंट नो कि आप कहाँ लैंड करेंगे। तो हम जस्ट बच्चे होते हैं तो हम सोच ही रहे होते हैं मैं ये भी करूँगा या मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पे जाके आप थोड़े मैच्योर होते हैं, आपका माइंड कि मैंने अब क्या करना है। तो उधर जाके फिर मुझे था कि यार यस मैंने CSS करना है। उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ CSS? जी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। वाओ। थोड़ा सी रूटीन बताना चाहेंगे जो इस वक्त हम CSS एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस वक्त तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि कई साल भी लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ चंद महीने बट समटाइम्स कई सालों की तैयारी भी होती है। सो आपकी रूटीन क्या थी? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ थी, ऐसी रूटीन थी जिसने आपको इस CSS क्रैक करने में सपोर्ट किया? रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डूइंग अ थिंग डेली डे बाय डे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा रूटीन ये होता था, मैं अराउंड इन अगस्त, हमारा पेपर्स होते हैं हमारे फेब में। तो इन अगस्त आई केम टू लाहौर, फिर वहाँ पे मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जिन्ना बाग में वो ज्वाइन कर ली। तो रूटीन सिंपल थी, 8 to 8, सुबह 8 बजे जाते थे, शाम को 8 बजे लाइब्रेरी बंद होती थी तो हम वापस आ जाते थे। और उसके बाद मैं नहीं पढ़ता था, बस ये जो 12 घंटे में अच्छा खासे हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ना था? 12 घंटे में ये नहीं था कि 12 घंटे ही हम पढ़ते थे। शाम को उधर जिन्ना बाग था, उधर मैं वॉक कर लेता था हाफ एन आवर, और दिन में फिर हाफ आवर हम लंच ब्रेक कर लेते थे। इस तरह 15 मिनट्स का बीच में अच्छा, रूटीन तो चले वो डिपेंड भी करती है ना सबकी कि क्या किस तरह से कौन के लोग अक्सर 2 घंटे पढ़ के भी हमने देखा है वो CSS पर। टिप्स क्या देना चाहेंगे इस वक्त? अब इसमें टिप्स तो कोई नहीं है, आप ये सारी आप मैं तो यही कहता हूँ कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ठीक है। अगर आप एक नाइट ऑवल हैं, रात को बैठ के पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो आप रात को बैठ के पढ़ें। अगर आपको दिन में अच्छा लगता है, जैसे मैं सुबह उठ जाता था, मेरा यही होता था कि सुबह उठना मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन एट दैट टाइम माय मदर इज़ हाउस वाइफ, तो मैं यही सुबह उठ के 6:30 अराउंड 7 में उठ जाता था। मैं यही सोचता था कि इस वक्त मेरी जो माँ है अच्छा वो अवेक होंगी, तो इफ शी इज़ अवेक देन व्हाई नॉट मी, दैट्स नाइस। तो इस तरह मैं फिर उठ जाता था और रूटीन होता था। अच्छा, नॉर्मली CSS में जो लोग फंस जाते हैं वो 1-2 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्रेसी या कंपोजिशन, उसमें फंस जाते हैं, या ऐसे में फंस जाते हैं कि बाकी सब में मार्क्स अच्छे हैं, पास भी हो रहे हैं, लेकिन वो एक सब्जेक्ट है जिसमें आप रुक रहे हैं बार बार।
तो आपने चूँकि किया है इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स, तो आपको लगता है कि उसका बहुत फ़ायदा हुआ आपको इन CSS? CSS में मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ था वो था रीडिंग का। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के टाइम पे हम वो लिटरेरी रीडिंग्स करते थे, रसल पढ़ते थे, इवन पोइट्री, फिर उसके बाद प्रोस में आ जाएं, आप नॉवेल्स ले लें, वो फिर हम सारा पढ़ते थे। उससे ये हुआ कि एक तो आपका लैंग्वेज एक्सप्रेशन अच्छा हो जाता है। वैसे भी जो अच्छे उस्तादज़ा हैं, जो टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, वो यही कहते हैं कि आप मैक्सिमम रीडिंग करें। तो मुझे नहीं याद कि ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आफ्टर सेकंड ईयर ऑफ माई यूनिवर्सिटी मैंने कभी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई मिस की हो। इवन व्हेन आई वाज इन विलेज, वहाँ पे वो नहीं मिलती थी, तो हम वो डिजिटली जाते थे उधर वेब पे, वहाँ पे पढ़ लेते थे। सीखने की, पढ़ने की लगन हमेशा से थी। राजेंद्र, यूनिफॉर्म पहन के कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है अपने शोल्डर्स पे? काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है। कभी कभार तो ये भी फ़ील होता है कि मैं जो है वो जस्टिस भी कर पाऊँगा कि नहीं अपनी इस वर्दी के साथ भी। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है, नॉट इवन इन यूनिफॉर्म पर्सनल, बट उसके अलावा सिटीज़न में भी हम देख लें, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि पुलिस ऐसी है या फ़लाँ डिपार्टमेंट ऐसा है या ये ऐसे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे हैं। तो अगर हम खुद एज अ सिटीज़न देखें तो हम एज अ सिटीज़न किस तरह के हैं। अब मैं बाहर जाएं, आप ट्रैवल करें, सफ़र करें, लोग अपनी जो है वो कार की विंडो से वो कचरा फेंक रहे होते हैं, ट्रैश फेंक रहे होते हैं। उसके अलावा भी आप देख लें ट्रैफिक की वायोलेशंस इतनी हैं। तो एज अ सिटीज़न हम कहाँ पे हैं? देखिए ना, ये इट्स अ टू वे थिंग। अगर आप डिमांड करते हैं स्टेट से, रियासत से कि वो हमें अच्छा माहौल दे, हमें जो सिस्टम्स आर देयर, बट उसको फॉलो किसने करना है? सिटीजन्स ने। यानी हम हकूक़ की बात तो करते हैं, ये हमारा हक है, ये भी हमारा हक है, ये भी हमारा हक है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा फ़र्ज़ है, और ये मेरा फ़र्ज़ जिसमें मैंने कोताही किया उस पे हम बात नहीं करते। हक और फ़र्ज़ दोनों साथ साथ ही चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। और हमने कभी नहीं देखा कि कोई, हर शख्स जो हमारे शो में भी जिनसे बात होती है या ओवरऑल भी, तो हर कोई ये कहता है कि हमारे हुकूक ये हैं, हमारे हुकूक हमें नहीं मिल रही है, ये हुकूक हमारे होने चाहिए। कोई ये बात नहीं करता कि हमारे फ़राइज़ हैं और हम ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल में लोगों को तो मैं दोष नहीं दूंगा, बट इसमें हमारा भी एक किरदार है कि हम एज इवन इन मीडिया, इवन इन गवर्नमेंट, इवन इन एजुकेशन सिस्टम एज वेल, हम उनको वो जो हम कह लेंगे ट्रेड्स हैं, वो हम उनको सिखाते ही नहीं है। इवन आप जापान में चले जाएं, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम देख लें, वो शुरू से फर्स्ट से लेके 5 तक उनका कोई एग्जाम ही नहीं है। वहाँ तक वो यही सिखाते हैं कि आपने एथिक्स पे काम होता है, सोसाइटी के तौर पे किस तरह से काम करना कैसे बिहेव करना, उस पे होता है। सिविक सेंस पे काम हो रहा है। हमारे यहाँ मसला ये है कि ठीक है, तालीम इंपॉर्टेंट है, बट तरबियत उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर काम होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर हो जाएंगी। क्या करना चाहते हैं इन दिस डिपार्टमेंट? कुछ ना कुछ इंसान सोचता है ना, क्योंकि देखें इश्यूज़ तो हर जगह होते हैं, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हैं अच्छा मैंने इस पर्टिकुलर इशू पर काम करना है कि ये चीज़ बेहतर हो जाए या ये मैं काम कर लूँ। व्हाट इज़ योर एम और गोल इन दिस डिपार्टमेंट? जी, गोल तो सिंपल है, हैव टू सर्व द नेशन। और उसके अलावा ये है कि ये जो हमारी जर्नी है ना, फ्रॉम पुलिस फोर्स टू पुलिस सर्विस, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करूँ, क्योंकि आई थिंक वी शुड गो टुवर्ड्स सर्विस डिलीवरी, बेहतर सर्विस डिलीवरी हो। लोग फील करें कि यार पुलिस, वैसे पुलिस इज़ नाइस, ऐसे नहीं है कि यस ब्लैक शीप्स आर देयर इन एवरी डिपार्टमेंट, नॉट ओनली, लेकिन वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, अगर वो ये जो ब्रिज है ये ख़त्म हो जाए तो दैट विल बी नाइस थिंग। उसके अलावा बाकी जो रूटीन के मामलात हैं वो भी चलते रहते हैं साथ साथ, लेकिन ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये ख़त्म करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कैसे ख़त्म हो सकता है राजेंद्र? ये तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप हम देख रहे हैं, वो आ चुके, परसेप्शन बिल्ड हो चुका है। बिल्कुल। इसमें देखें ना, कम्युनिटी को हम इंगेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटी पुलिसिंग पे भी काम होता है, हमारी अमन कमेटीज़ हैं। उसके अलावा दीगर जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे अवेयरनेस की बात हुई, जैसे हैरेसमेंट, जेंडर हैरेसमेंट हो गई, उसमें हम जो है वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में वो भी हम साथ साथ, क्योंकि सिविल सर्विसेज ऐसे नहीं है कि अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं या आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या इवन मीडिया पर्सन, तो आप अपना काम तो साथ साथ कर रहे होते हैं, लेकिन आप एक अच्छा इंसान होना एक ज़रूरी है सबसे पहले। और अगर आप उन चीज़ों को समझते हैं तो उनको आप मज़ीद इम्पार्ट करना या एक अच्छी, हम कहते हैं कि एजुकेटेड कम्युनिटी को बढ़ाना इज़ अ थिंग दैट वी शुड लुक फॉर।
अच्छा, इन्हीं एक दो हफ्तों में जो कि आपने चार्ज संभाला, कोई इंटरेस्टिंग वाक़या अभी तक हुआ है आपके साथ? कोई ऐसा इनकाउंटर मे बी इन द डिपार्टमेंट, मे बी किसी बाहर के बंदे के साथ, कोई ऐसा वाक़या जब शेयर करना चाहते हो? हाँ, एक इंसिडेंट था। हमें रात को कोई कॉल मौसूल होती है कि PS रज़ाबाद है वहाँ पे फैसलाबाद, कि वहाँ पे 2 छोटी बच्चियाँ जो हैं वो लापता हैं। तो वो सुबह 4 से लापता थी। एक की एज थी कोई 3 इयर्स और एक की 3.5 इयर्स। तो 2 छोटी बच्चियाँ थी, वो खेलते खेलते वो निकल गई। वैसे तो वो मोहल्ले से बाहर नहीं जाती, तो वी वर वरिड कि छोटी बच्चियाँ हैं, कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। हमें तो पता है हमारा माशरा किस तरह से, अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह हो। तो उसके बाद मैं भी उधर आ गया। मैंने अपने 2 SHO बुला लिए, हमारे MCs और मोटर बाइक्स और डॉल्फिन वाले, पूरा हमने सर्च ऑपरेशन किया जो डिजर्टेड प्लेसेस थी, क्योंकि वो भी देखनी होती हैं। पूरा करके CCTV फुटेज सारा ये पूरा कर किया हमने। फिर मसाजिद में ऐलान भी कराए कि बच्चे लापता हो गए। फिर जाके हमें जो है वो बच्चे, हमें मोटरसाइकिल जो स्काउट था उनको जाके वो 7 वाली कॉलोनी में किसी जगह पे वो हमें मिली हैं। फिर वो जब हम उनके पेरेंट्स के हवाले जब हम कर रहे थे, रात को कहाँ थी वो? साथ में एक कॉलोनी थी, वहाँ पे खेलते खेलते वो चली गई और उधर वो अब कह लें कि एक स्लम टाइप एरिया था, वहाँ पे जाके वो मिली। बट शुक्र है खुदा का कि अच्छा, वो गुम हो गई थी, रास्ता भटक गई। लेकिन हम तो वरीड थे ना कि और शुक्र है कि वो रात को 12:30 बजे हमें मिल गई। अगर वो 12:30 बजे वो ऑपरेशन इस तरह हम ना करते और वो हमें ना मिलती, और उसमें कम्युनिटी में भी हमें बड़ा साथ दिया। जो रज़ाबाद का एरिया है वहाँ पे के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ थे, पूरा हमने उनको ढूंढ। लेकिन जब वो आप इस तरह का करते हैं ना, फिर जब आप वो जो छोटी बच्चियाँ थी वो हम जब पेरेंट्स के हवाले कर रहे थे, जो उनकी आंखों में आंसू थे, वो जो खुशी थी ना, वहाँ पे फील होता है कि यार यू हैव डन समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर इन सिविल सर्विस। आप इमेजिन करें ना, एज अ पेरेंट अगर मैं सोचूं कि एक लम्हे के लिए आपकी औलाद, अगर स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो कि अनअटेंडेड नहीं होने चाहिए, वो एक लम्हे आपकी नज़र से दूर हो, तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाती है, जान निकल जाती है। और वैसे आपके बच्चों में आपकी जान होती है, और ऐसे में जब एग्जैक्टली ऐसे में जब आपके बच्चे, आपकी बच्चियाँ वापस आ जाएं, तो जाहिर सी बात है वो खुशी जो है वो मेरा ख्याल एक्सप्रेस नहीं। मेरा ख्याल है ये एक सेटिस्फेक्शन है जिसकी हम हर प्रोफेशन में बात कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ना हमें सुकून नहीं मिलता, हम कितने बड़े ओहदे पे बेशक चले जाएं, तो ये चीज़ सेटिस्फेक्शन देती है। ये भी सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन इस तरह के मामलात हमारे यहाँ ना चलते रहते हैं। जैसे उसी रात फिर 1 बजे कॉल आती है, कोई रेप की कॉल आ गई थी, देन आई हैव टू रश टू दैट प्लेस एज वेल। तो लाइक आपको कॉल 3 बजे भी आ सकती है, लेकिन वो जो जिस कॉल के लिए आप जा रहे हैं, जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, यू नो कि इफ़ यू आर गोइंग समवेयर यू विल मेक अ डिफरेंस। वो फिर चाहे एक लाइफ में भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी, लेकिन यू फील के यार यू आर डूइंग समथिंग। तो मेरे ख्याल में सेटिस्फाइड लाइफ जो है ना, इट इज़ फार बेटर देन सक्सेसफुल लाइफ। तो सेटिस्फाइड लाइफ इज़ फार बेटर देन सक्सेसफुल लाइफ, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। और इसमें मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा अभी कि ड्यूरिंग दीज 2 वीक्स कभी किसी ने आपको कॉल करके कहा हो, किसी जान पहचान वाले ने, किसी पुराने दोस्त ने, किसी नॉट कोलीग में भी होता है ना, कुछ आपके कजन्स या फैमिली में अफसर लग गए हैं, ज़रा ये काम तो करा, ऐसे कॉल भी आ जाती है? अक्सर कॉल्स आती हैं, और कॉल्स वो आती हैं मुझे बदीन से, हैदराबाद सिंध से आती हैं कि स्नैचिंग के भी मामला थे हमारे पास। मेरा मोबाइल जो चला गया है या मेरी मोटर बाइक वो चली गई, तो मैं कहता हूँ यार मैं फैसलाबाद गुलबर्ग में ASP लगा हूँ, मेरे को पूरे पाकिस्तान का ASP नहीं लगा। वो कहते हैं लिंक होंगे ना, दूसरे थाने में लिंक होंगे, जरा कॉल कर दे दूसरे ASP तो ये अक्सर होता है। लेकिन देखें ना, आप यू आर अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, और आपको काफ़ी सारे मामला एक साथ चल रहे होते हैं, और उस दौरान आपको इस तरह की कॉल भी आ जाती है, तो आप कहते हैं कि यार पहले आप जाएँ, कम से कम आप थाने में जाएं, वहाँ पे अपनी दरखास्त दें और अपना पर्चा दर्ज फॉलो करें, पूरा फॉलो करें। फॉलो नहीं करना, हमने क्या करना है, पहला काम अच्छा, ना FIR कटवानी है, ना थाने जाना है, बस सीधे कॉल करने है, वो भी बदीन से बैठ के फैसलाबाद के साडा काम कराओ, तो ये नहीं हो सकता, आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आप प्रोसेस को एक्सपेडाइट करवा सकते हैं, जो कि एक चले केस जेन्युइन है और FIR कट गई है तो एक्सपेडाइट करवा सकते हैं। मैडम उसमें भी ये होता है ना कि पहले आप उस प्रोसीजर को तो फॉलो करें ना। यस। आप अगर सड़क पे आप जा रहे हैं, आप वायोलेशन कर रहे हैं ट्रैफिक की, तो आपने ट्रैफिक की वायोलेशन की, आपको ट्रैफिक वार्डन चालान दे रहा है, आप फ़ोन मिला लेते हैं जी, बात करें। नहीं, ज़्यादातर हम देख रहे होते हैं ना चेक पोस्ट पे होते हैं ना, जब बाइक किसी की रोक ली, ओवर स्पीडिंग या हेलमेट आपने नहीं पहना, तब ना जी फलाना है उससे बात कर ले। लेकिन अब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस जितने भी वहाँ पर खड़े हुए होते हैं,
वो नहीं सुन रहे होते, वो कहते जी हमें बात नहीं करनी। मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स हमारे सामने ज़रूर देखी हैं। सो आपको रूल्स फॉलो करने हैं, कोई आपका कोई भी रिश्तेदार कहीं पर अफसर क्यों ना लगा, पाकिस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। वैसे भी आई थिंक तकरीबन सबका कोई ना कुछ जानने वाला अफसर होता ही है। सो इस चीज़ से निकल आए कि मेरा जानने वाला अफसर सबका होता है, कोई ना कोई फैमिली में, फ्रेंड में और समवेयर। तो प्लीज़ टेक दिस थिंग आउट फ्रॉम योर माइंड। रूल्स आर रूल्स एंड वी शुड फॉलो द रूल्स। अपनी कम्युनिटी से इस तरह से आगे बढ़ना और इस तरह का नाम बनाना, थोड़ा सा उस बारे में भी शेयर करें कि ये सफ़र आपके लिए कैसा रहा। जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान हमारा झंडा, उसमें सफ़ेद रंग, नुमाइंदगी माइनॉरिटीज़ की, एंड देन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। दैट्स नाइस। क्योंकि 2 ईयर्स ही हुए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। उससे पहले तो आप सोचते ही नहीं है कि आप सडनली यू आर हेयर। लकीली आई लैंडेड इनटू पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। यस, आप एम तो कर रहे होते हैं बट आप इस तरह नहीं सोचते। और दूसरी बात ये मैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भी शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप हिंदू थे, आप इस मुल्क में जो है वो रहे, तो आपने कभी इस तरह कोई फ़ील किया कि आपको किसी ने फ़ील कराया हो? तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार ये धरती तो हमारी ही धरती है ना। बेशक हम सबकी। हम चाहे इफ़ यू आर इवन आप सिंधी हैं, पश्तून हैं, पंजाबी हैं, बलोची हैं, वी आर अल्टीमेटली पाकिस्तानी। बिल्कुल। और हम तो इधर 5000 साल से पाकिस्तानी हैं। तो कल भी मुझसे कोई सवाल कर रहा था कि आपके हुब्बुल वतनी पे कोई शक करता है। मैं कहता हूँ मैं तो 5 साल से भाई पाकिस्तानी हूँ, सिंधी हूँ, इधर का ही रहने वाला हूँ। वो तो आर्यंस आए थे उधर से, हम तो जो हैं वो वी आर द नेटिव्स। तो ये सवाल ही नहीं बनता ना। हमें इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। Agreed. कि हम अक्सर सवाल करते हैं यार ये कितना पाकिस्तानी है, ये यार प्लीज़ फॉर गॉड से इस चीज़ से हम बाहर निकलो। बाकी भी काम है, हमारे मुल्क को काफ़ी सारे मसाइल हैं जो दरपेश हैं। हम अगर इन्हीं चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहे तो अपने आप से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मुझे बड़ी पॉजिटिव सोच लगी है कि देखिए आपके पास अपने मुल्क का शनाख्ती कार्ड है, आपके पास पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड है, आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप पाकिस्तानी हैं। उसके बाद आपकी कोई ज़ात, मज़हब, नस्ल, आप जो कुछ भी कह दें, जो भी डिवीज़न होती है या जो भी हमारी आइडेंटिटीज़ होती हैं वो अपनी जगह पर होती हैं, बट हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए हम काम कर रहे हैं। राजेंद्र बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद ऑल द बेस्ट। जो आप सोच रहे हैं अपने इस डिपार्टमेंट के लिए, जो आप सोच रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, बड़ी अच्छी बात इस दौरान भी उन्होंने की थी कि पुलिस फोर्स से पुलिस सर्विस तक की जर्नी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एक शख्स के लिए जो कि पुलिस सर्विस में है। चूँकि फोर्स नहीं, हम सर्विस की बात करते हैं, सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं। एंड देन अगेन वो जो एक परसेप्शन है किसी भी इदारे को लेकर वो चेंज होना, दैट्स इंपॉर्टेंट। हम सबको उसके लिए काम करना होगा। एंड देन द ट्रस्ट डेफिसिट जो कि है इदारे और आवाम के दरमियान में, वो भी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा और उसमें भी दोनों तरफ से काम होना बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो हो रहा है। आई एम ग्लैड टू हियर दैट। हमें अब लेनी आपसे इजाज़त, दोबारा मुलाकात आपसे कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।